जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 6 सितंबर और दोस्तों आज हम तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तीनों डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में से इश्यूज हैं। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कैंसर केयर इन इंडिया से संबंधित, ये बिजनेस लाइन में आया है। एक आर्टिकल, क्योंकि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को सी राजा मोहन का आता है इंडियन एक्सप्रेस में, जियोपॉलिटिक्स से ओरिएंटेड आर्टिकल। तो यहाँ पे इंडिया जापान के रिलेशंस की बात करेगी, रीथिंकिंग डिफेंस, अभी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी है। उसके चलते जो एस जयशंकर जी हैं और राजनाथ सिंह जी हैं वो जापान गए हैं। और अंत में दोस्तों एक आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से संबंधित, ये बात कर रहा है फंडिंग पब्लिक एजुकेशन के बारे में। ये हिंदू में आया है और क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों जस्ट इन केस, जैसे मैं वीडियो शुरू करने से पहले इन्फॉर्मेशन आपको बार बार देता रहता हूं दैट वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आप इन आंसर्स को पोस्ट कर सकते हैं। नाउ द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। डोंट बी म्यूट स्पेक्टेटर्स इफ यू आर अ पार्टिसिपेंट इन दिस ग्रुप। आप पेयर टू पेयर रिव्यू करिए, यहाँ पे काफी अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है, लोग अपने आंसर्स पोस्ट कर रहे हैं। देखिए लोग अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं, मॉडल आंसर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, बेस्ट आंसर भी यहाँ पे पिन रहते हैं। खास करके अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर आपने पहला अटेम्प्ट अगले साल देना है, या हो सकता है कि आप पिछले 1-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, प्री नहीं क्लियर कर पा रहे हैं और लेकिन मेंस का मोमेंटम नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके लिए ये जो ग्रुप रहेगा बहुत बेनिफिशियल रहेगा, राइट। और अगर आप इस ग्रुप का एक्सेस पाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है ना, व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो आप क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको ये लिंक यहाँ पे दिखाई देगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। इफ नॉट देन डोंट वरी, वी हैव दिस नंबर। व्हाट इज द नंबर? 6280133177। इस नंबर पे आप अपनी टेलीग्राम की ऐप से हमको मैसेज ड्रॉप करें और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। नाउ एज फार एज द क्वेश्चन जो मैंने कल पूछा था कि बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है बिटवीन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो क्वेश्चन की डिमांड को स्टूडेंट अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था और किसी का आंसर बेस्ट नहीं लगा मनमीत मैम को भी। बहरहाल इसका मॉडल आंसर हम पोस्ट करेंगे। इसका मॉडल आंसर शायद आज ना पोस्ट कर पाए, इस क्वेश्चन का, यानी कि जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका मॉडल आंसर हम कल को पोस्ट करेंगे। तो आप मॉडल आंसर पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपको कैसे लगा, एंड देन आप उस आंसर को पढ़ के अंडरस्टैंड करके देन आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। Now, let's start the चर्चा, let's start the discussion. Now, how to make cancer care more effective. Now, अब देखिए कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अक्सर देखिए अब कैंसर की बीमारी को कहा जाता है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज की बहुत बार आजकल बात होती है, डायबिटीज हो, कैंसर हो, बीपी की बात करें, तो ये जो बीमारियां हैं बहुत कॉमन हो रही हैं। किसी जमाने में कैंसर इतना कॉमन नहीं होता था, ठीक है। या कह लीजिए कि आज हमारे पास साइंस ने तरक्की कर ली, आज हम डायग्नोस कर सकते हैं कैंसर को अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन होता क्या, मोस्टली लोग डॉक्टर्स के पास तब जाते हैं जब वो 3rd या 4th स्टेज ऑफ कैंसर में होते हैं। और बहुत ही कॉमन, बहुत ही प्रेवलेंट, चाहे आप गरीब घर से हैं, चाहे आप अमीर घर से हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, चाहे आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, ये मोस्ट प्रेवलेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसको हाथ लगाने से या उसके सामने खड़े होने से आपको कैंसर नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं फैल जाएगा। और तेजी से जो नंबर ऑफ इंडियंस है वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट किया गया है कि भाई आने वाले 3 सालों में लगभग 30 मिलियन पीपल, यानी कि 3 करोड़ के आसपास जो लोग होंगे वो कैंसर से सफर कर रहे होंगे, ठीक है। अगर अभी आज के टाइम पे कुछ 2.5 या अगर 2.6 करोड़ जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। अब कोविड पैंडेमिक के चलते देखिए अस्पताल बंद थे, इस तरह के जो इलाज थे, कैंसर रिलेटेड जो इलाज थे या जो बाकी सर्जरीज थी वो नहीं करी जा रही थी, सिर्फ कोविड ही चल रहा था, कोविड रिलेटेड ही चीज़ें डायग्नोस करी जा रही थी। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके जो रेगुलर चेकअप्स हैं, केमोथेरेपीज हैं, वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन ऑल्दो कहा जाता है कि कैंसर ट्रीटमेंट, हम अपने देश की बात करें, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, है ना। मेडिकल टूरिज्म की बात जहाँ पे आती है, तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी नहीं है। बड़े ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इवन हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स की भी बात करें, पीजीआई हो या एम्स हो, तो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। और हमारा यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट इज ऑन पार विद द बेस्ट हॉस्पिटल्स, विद द बेस्ट डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की बात आती है, खर्चा इसमें बहुत होता है ना, बहुत लाखों में यहाँ पे खर्चा होता है, तो इट कैनॉट बी अफोर्डेड बाय मेनी पीपल, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली में से हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में से हो। अब एक साधारण व्यक्ति, अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल है, लेट्स से अगर वो 40-50 हज़ार भी महीने के कमा रहा है, तो वो अपनी फैमिली के नीड्स के लिए, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उस सैलरीड इंडिविजुअल के लिए बढ़ जाएगा। बिकॉज इसका देखिए, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आपको एक एक दिन का जो आपका बेड होगा, जो आपको रूम दिया जाएगा, उसमें लाखों का आपका खर्चा होगा, ठीक है। एक एक इंजेक्शन आपको इतना महंगा पड़ जाता है, और इससे लोग मर भी रहे हैं कैंसर से, है ना। तो इस करके ये, इससे लोग बच भी सकते हैं, प्रिवेंट भी किया जा सकता है, तो लेकिन अफोर्डेबल केयर यहाँ पे होना बहुत जरूरी है।
अब सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, बहुत कॉमन, देखिए बहुत कॉमन और ये प्रॉब्लम रहती है कैंसर की, स्पेशली अमंग्स वुमेन इन इंडिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, न्यूज़ में भी आया था, जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, SII, उन्होंने इसके एक क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पपिलोमा वायरस जो है वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, वो भी रिसेंटली बनाई है। और ऐसा सेरम इंस्टीट्यूट ने ये भी दावा करा है कि जो वैक्सीन की कीमत है विल बी अराउंड अबाउट 200 to 400 पर डोज, और बहुत जल्द आने वाले कुछ महीनों में अवेलेबल भी होगी। बहुत एक अच्छी बात है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इसका हमको एक इलाज मिल गया, इसका एक तोड़ मिल गया है। बिकॉज आमतौर पर जो वैक्सीन है, जो ड्रग्स होते हैं, अगर हम बाहर की बात करें, इंपोर्टेड ड्रग्स की बात करें, इंपोर्टेड वैक्सीन की बात करें, वो बहुत महंगे होते हैं, आउट ऑफ रीच होते हैं। और क्योंकि सर्वाइकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग्स वुमेन इन इंडिया, तो इजीली अफोर्डेबिलिटी भी इसकी बढ़ सकती है। और आने वाले टाइम में काफ़ी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमारे देश में हैं, और काफ़ी ऐसे न्यू स्टार्टअप्स भी हैं जो कि ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर, ऐसे ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल थेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं फॉर कैंसर्स, लेकिन विद द प्रॉमिस, विद द आइडिया कि कैसे इसको अफोर्डेबिलिटी के साथ, कैसे इसकी जो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी है वो और बढ़ाई जा सकती है। इनोवेशन इज द नीड ऑफ द आवर, बट अगेन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब ठीक है, लेकिन ये शुड बी पेशेंट सेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब कोई कंपनी है, प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उसका अनअपोलोजेटिकली जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट के मोटिव से फिर पेशेंट सेंट्रिक इलाज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बहुत सारी कोलैबोरेशंस इन्वॉल्व रहेंगी, कोलैबोरेशंस के कैसे जो वेरियस इश्यूज हैं कैंसर केयर में, उसको एड्रेस किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, सरकारी अगर हम कंपनीज की बात करें या सरकार की बात करें कि कैसे इस तरह के नए ड्रग्स बनाए जा सकते हैं, तो इनोवेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बट विच शुड बी पेशेंट सेंट्रिक। नाउ नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव केयर, देखिए कैंसर को तो बहुत हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे अब हम बार बार बात करते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, वो भी हमारे पास एडवांटेज है आने वाले 24-25 सालों में, तो वी डोंट वांट कि हमारे यहाँ पे नौजवानों की डेथ हो रही है कैंसर के कारण, ठीक है। अब अगर हम प्रोडक्टिविटी लॉस की बात करें बिकॉज ऑफ कैंसर, दैट इज हाउ मच, दैट इज अराउंड अबाउट $7 billion in 2012 due to cancer. This is 10 years back, which represented around what 0.36% of GDP. अब ये जो फाइंडिंग्स थी, ये जर्नल ऑफ कैंसर एपिडेमियोलॉजी के द्वारा प्रोवाइडेड रही थी। तो देयरफॉर अगेन बात आती है कि फोकस हमारा पेशेंट सेंट्रिक मॉडल्स ऑफ ट्रीटमेंट पे होना चाहिए, ताकि कैसे कॉस्ट इफेक्टिवली कैंसर केयर की जो कॉस्ट है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। बिकॉज इसके चलते, इलाज कराने के चलते बहुत सारे लोग गरीबी में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग पावर्टी में आ जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति महीने के 25, 30 या 35 हज़ार भी कमा रहे हैं, और अगर कैंसर उनको हो जाता है, उनकी फैमिली में किसी को अगर खुदा ना खास्ता, तो उनके अब देखिए उनके ऊपर कितनी मुसीबत आ सकती है, कितना खर्चा है इस चीज़ का, ठीक है। तो अब ये एक चैलेंज है और हमने इस चैलेंज को कंटेन करना है। क्या आप जानते हैं कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की केमोथेरेपी की बात करें तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है? अराउंड 1.7 लाख, है ना। और अब डिपेंड करता है कि भी एडिशन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ थेरेपी की बात करें, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, ये कॉस्ट और बढ़ भी सकता है। दैट कुड ऐड एनीवेयर बिटवीन 20,000 to 2 lakh per cycle as well. So that is quite a lot. This cost is quite a lot and everybody can afford this. Even अगर हम अपर मिडिल क्लास फैमिलीज की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट पे भी तो हिट करेगा ना, है ना। चलो अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनका ये कहना होता है कि चलो यार हमने इंसान को बचाना है, पैसा तो फिर कमा लेंगे बाद में, फाइन। लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या? तो कुछ सजेशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, रिसेंटली पार्लियामेंट्री पैनल ने ये सजेस्ट किया था कि सरकार को ना जीएसटी जो है कैंसर ड्रग्स के ऊपर वो वेव ऑफ कर देनी चाहिए, और कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि जो प्राइसेस है मेडिसिन की, इस तरह के ड्रग्स की, रेडिएशन थेरेपी मेडिसिन की, उसको थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे फार्मा सेक्टर ने बहुत एक जज्बा दिखाया था, बहुत एक जोश दिखाया था, हमारे फार्मा सेक्टर में ही क्या, बट अगर हम दुनिया भर की बात करेंगे, कोविड आया और आमतौर पर नहीं तो 10-15 साल लग जाते हैं कोई वैक्सीन बनने के लिए। कोविड के चलते 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन, एक नहीं कितनी सारी वैक्सीन बन गई। अब अगर उस तरह का जज्बा अगर हम दिखा सके इनोवेशन के मामले में, रिसर्च के मामले में, ताकि हम और कैंसर ड्रग्स को प्रोड्यूस कर सकें जो कि इजीली अफोर्डेबल है और एक्सेसिबल है, तो यहाँ पे इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर की दाद देनी पड़ेगी अगर ऐसा करते हैं तो। नाउ हाउ कैन इनोवेशन बेनिफिट? देखिए, अब इनोवेशन को फ्रूटफुल होने के लिए इनोवेशन कर रहे हैं, बट अगेन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग पेशेंट सेंट्रिक। तो ऑब्वियसली इनोवेशन के तौर पे वन शुड हैव अ डायलॉग, ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के बीच में, और जो बाकी की स्टेक होल्डर्स हैं फॉर द मार्केट ग्रोथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ठीक है। कैसे प्रोडक्ट को और बेटर तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, कैसे उसमें और डेवलपमेंट की जा सकती है, कैसे प्रोडक्ट को एक और इन्हांस किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग मोर थेरेपीज टू दैट प्रोडक्ट। सरकारी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जहाँ तक रेगुलेशन की बात है। तो कैंसर ड्रग्स की प्राइसेस को थोड़ा कंटेन करना, ज़्यादा विद इन द रीच ऑफ पीपल हो, और इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहेंगी अगर हम इनोवेशन को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं।
Then again, very important role will be played by your higher medical institutions, या अगर हम जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो हम कॉलेजेस की बात करें, ठीक है, अकेडमिया जो है बहुत वाइटल है फॉर द इनोवेशन, बिकॉज जो फाउंडेशन है टैलेंट का, रिसर्च बेस का, वो तो इन यूनिवर्सिटीज़ में से ही आता है, ठीक है। अब मेडिकल इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस दे सर्व एज मेजर हब्स ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे जो यंग डॉक्टर्स हैं जो काम करते हैं, ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आउटकम्स यहाँ पे हम अटेन करेंगे, जो रिसर्च आउटकम्स यहाँ पे अटेन करेंगे, वो लोगों के लिए ही काम आने वाले, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको ही सॉल्व करने के लिए काम आने वाली है। अगेन पेशेंट सेंट्रिक जो इनोवेशन है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में काफ़ी अच्छी तरह से की जा सकती है ना। स्टार्टअप्स की बात करें तो आज के टाइम पे बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ गए हमारे फार्मा सेक्टर में भी, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके वो कैंसर केसेस को स्क्रीन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम रेडिएशन थेरेपीज की बात करें, ठीक है। अब मोर सो अगर रूरल एरियाज की यहाँ पे बात आती है, देखिए अब यहाँ पे टेलीमेडिसिन की अगर हम बात करें, टेलीमेडिसिन यानी कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप किसी डॉक्टर के साथ ऑन, ये बहुत हमने कॉमन देखा पैंडेमिक के टाइम पे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप किसी गाँव में बैठे हैं, अब एक गांव में देखिए जो नज़दीकी डिस्पेंसरी होती है उसके लिए भी एक गांव वाले को, अब देखिए गांव वाले को बेचारे को पानी पीने के लिए, डिस्पेंसरी जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। लेकिन अगर आप टेलीमेडिसिन के जरिए, कोई पेशेंट है गांव में रहता है, तो वो डॉक्टर के साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकता है। आप जितने मर्जी सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए बिना किसी हेसिटेशन के। आपको बस क्या चाहिए, आपको एक फ़ोन चाहिए, आपको एक स्क्रीन चाहिए जहाँ पे आप डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, और खास करके कैंसर केयर की भी अगर हम बात करें। फिर इंश्योरेंस और अवेयरनेस की बात है, ठीक है। देखिए अब एजुकेशन और अवेयरनेस इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज देखिए अब ये प्रिवेंटेबल चीज़ है। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सी स्टेज में आपका कैंसर पहुंच चुका है, कोई आपको प्रॉब्लम हो, है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास तीसरी या चौथी स्टेज में जा रहे हैं तो डेफिनेटली तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। फिर अगर चलो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को हम अगर कंटेन करने की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। लेकिन अगेन कितने प्रतिशत भारतीय हैं जो कि इसके अंदर कवर्ड है? 30% ऑफ इंडियंस स्टिल डू नॉट हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। यानी कि दैट इज अ ह्यूज नंबर, 30% ऑफ इतनी सारी हमारी आबादी है, 150 करोड़ की हमारी आबादी, दैट इज क्वाइट अ लॉट, ठीक है। तो अब जहां पे ये योजना है, सरकार ने स्कीम प्रोवाइड करी, तो जितना हो सके इसका लाभ उठाना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए। तो कंक्लूजन में देखिए, अब अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर बहुत जरूरी है। जो भी आपको ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो भी आपको ऐसे वार्निंग साइंस मिल रहे हैं, उसको निगलेक्ट ना करिए, ठीक है। प्रॉम्प्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस प्रोग्राम कैंसर को लेके जनरल पब्लिक के लिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अगेन यहाँ पे सिविल सोसाइटी का भी बहुत एक्टिव रोल रहेगा, ठीक है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लाइक अगर हम सुपरस्टार्स की बात करें, सेलिब्रिटीज़ की बात करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम युवराज सिंह की बात करें, युवराज सिंह को भी कैंसर था, कैंसर से उन्होंने फाइट किया था, तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स को भी वो रन करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह की पार्टिसिपेशन, ठीक है। एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमको ये पता है कि अगर कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर अगर किया जा सकता है तो उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो सकता है। इनफैक्ट इस बात को भी हम याद रखें कि अप टू 40% ऑफ कैंसर रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो अवॉइडेबल है, ठीक है। यानी कि क्योर की जा सकती है, कि अगर आप थोड़ा जल्दी अगर आप अपनी बीमारी को डिटेक्ट कर लेंगे, डॉक्टर के पास टाइम नहीं जाएंगे, तो शायद आपको इतनी नौबत नहीं आएगी कि आपकी डेथ हो। तो ये कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करी गई है ना। अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, सी राजा मोहन का, रीथिंकिंग डिफेंस। देखिए अब क्या है, 2+2 फॉर्मेट की यहाँ पे बात आती थी। जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, अमेरिका है, हमारे इन तीनों देशों के साथ भी हमारा 2+2 फॉर्मेट है ना। यानी कि जो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर हमारे, और उनके जो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर हैं, जापान के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, अमेरिका के हों, ठीक है। तो इनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो हमारे डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलते हैं। अभी जो हमारे रक्षा मंत्री और फॉरेन जो अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें राजनाथ सिंह जी की और एस जयशंकर की, वो टोक्यो गए हैं, ठीक है। 2+2 फॉर्मेट की मीटिंग होगी, और वहाँ पे बातचीत क्या होने वाली है? डेफिनेटली चाइना का जो ग्रोइंग जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, चाइना का जो नेवल फुटप्रिंट है, चाइना का फुटप्रिंट इंडो पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक में जो बढ़ रहा है, जिसके चलते थोड़ा चिंता का विषय बनता है इंडिया और जापान के लिए, ठीक है। अब हमारे देखिए इंडिया और जापान के बीच में कॉमन बात क्या है? हम डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है। और हम अब इंडियन ओशन की जब जैसे हम बात करते हैं, बार बार हम बात करते हैं कि वी स्टैंड फॉर अपहोल्डिंग द इंटरनेशनल रूल ऑर्डर, द इंटरनेशनल बेस्ड ऑर्डर, एंड वी ऑल्सो स्टैंड फॉर अपहोल्डिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंडियन ओशन और इन द पैसिफिक ओशन, एंड वी बिलीव इन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो ये कॉमन बात इंडिया और जापान के बीच में आती है। तो डेफिनेटली हम लाइक माइंडेड अलायंस, लाइक माइंडेड कंट्रीज की बात करते हैं, क्वाड अलायंस है। पीछे जापान ने, अब देखिए अब जापान भी थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को चेंज करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रीविजिटिंग जापान सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। देखिए अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को अपना सबक मिल गया था। जापान ने कहा कि हमने ज़्यादा बेलिजरेंट नहीं बनना, हमने ज़्यादा अग्रेशन नहीं शो करना, ठीक है, हमने अपना सबक सीख लिया है, हम पैसिफाई करेंगे, थोड़ा सा काम डाउन करेंगे, अब हम अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करेंगे। यानी कि जापान जो किसी ज़माने में सपना देखता था एक इंपीरियलिस्ट पावर बनने का 1945 के बाद जापान ने वो सपना देखना बंद कर दिया। और अब जापान आज के टाइम पे अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करने की बात कर रहा है, थोड़ा रियलिज्म की यहाँ पे बात आ रही है। और एक डिबेट जापान की सोसाइटी में भी ओपन है ना। देखो, जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा है ना, अभी भी लड़ाई चल रही है, अभी भी इस लड़ाई का अभी भी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी 7वां महीना शुरू हो चुका है। और जैसे रशिया और चाइना की जो यारी दोस्ती है बहुत बढ़ रही है ना, अलायंस विदाउट लिमिट्स की बात करते हैं, तो कल को चाइना भी थ्रेटन कर रहा है। अब मैं बार बार कहता हूं, जो चाइना पीड़ित समाज है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में है ना, अगर हम बात करें ईस्ट चाइना सी की बात करें या साउथ चाइना सी की बात करें, बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं जो चाइना के साथ इन्वॉल्व हैं डिस्प्यूट्स में। इनफैक्ट अगर हम जापान और चाइना की बात करें, द ईस्ट चाइना सी, सेनकेकु दियायू आइलैंड्स को लेकर कितना डिस्प्यूट रहता है दोनों देशों के बीच में। अब एक चिंता है वहां पे, चिंता है कि चलो अभी चाइना ने थोड़ा अग्रेशन अपना ताइवान के ऊपर भी दिखाने की कोशिश करी नांसी पेलोसी जी की विजिट के बाद। तो अब चाइना और ये जो बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, अभी तक तो ये यूएसए के न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर थी, लेकिन नाउ डेफिनेटली जापान वांट्स टू कम आउट ऑफ द शैडो ऑफ बीइंग कि भी मेरे को अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जापान इंडिपेंडेंटली अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना चाहता है, डिफेंस कैपेसिटीज को स्ट्रेंथन करना चाहता है, ठीक है। तो जापान अब वो पैसिफिस्ट जापान नहीं बनना चाहता, कि वो पैसिफिज्म में नहीं बिलीव करना चाहता। तो रियलिज्म की बात आती है, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, प्रैग्मेटिज्म की बात आती है ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर हम अपनी बात करें, चलो हम जब हम आज़ाद हुए थे तो हमने कौन सा हमने दिशा चूज करी थी, नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट की। अब अक्सर नेहरू जी को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे चाइना को लेके, पाकिस्तान को लेके, हिंदी चीनी भाई भाई की भी, उसके चलते हमने देखिए कितनी एम्बैरेसमेंट भी फेस करी, 1962 की लड़ाई में हम हार गए थे। कहीं ना कहीं आइडियलिज्म ज़्यादा देखने को मिल रहा था हमारी फॉरेन पॉलिसी में, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, एंड सिमिलरली जापान में भी बहुत आइडियलिज्म था। लेकिन अभी रिसेंटली शांग्रीला डायलॉग में सिंगापुर में जो इस साल कंडक्ट हुआ था जून 2022 में, जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको अपनी डिप्लोमेसी में रियलिज्म लेके आना पड़ेगा, प्रैग्मेटिज्म और प्रैक्टिकलिटी लेके आना पड़ेगा। हम अपनी डिप्लोमेसी को रीओरिएंट करें, नो लॉन्गर द पैसिफिस्ट जापान, अपनी जो नेशनल जो कैपेबिलिटीज है, डिफेंस कैपेबिलिटीज है, उसको बूस्ट अप करें, ठीक है, इन द वेक ऑफ एग्रेशन, अगर कोई चाइना ऐसा बेलिजरेंट एक्शन दिखाता है, और डिफेंस पार्टनरशिप्स को भी बूस्ट अप करें। नाउ डिफेंस स्पेंडिंग की जहां पे बात आती है तो अक्सर ये बात करेगी, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो अब ये बात कह भी रहे हैं कि हम जो अपना खर्चा है 2% और बढ़ाना चाहते हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी टुवर्ड्स डिफेंस, ठीक है। तो अभी अराउंड $40 बिलियन का जो जापान का जो डिफेंस बजट है, अराउंड $40 बिलियन, विच इज गुड इनफ। बट जापान इज द 9th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन द वर्ल्ड। अगर हम इकोनॉमी वाइज बात करें तो जापान जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, लेकिन 9th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है। अब जापान ये कहता है कि बट अ डबलिंग ऑफ द डिफेंस एलोकेशन ऑफ द नेक्स्ट फ्यू इयर्स कुड मेक इट द 3rd लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर आफ्टर अमेरिका एंड चाइना ओनली, ठीक है। डिफेंस स्पेंडिंग की जहां पे बात आती है तो बात ये आती है कि भी ठीक है, चलो आपने अपना बजट बढ़ा लिया, $40 बिलियन था, आपने $50 बिलियन कर लिया, $60 बिलियन कर लिया, लेकिन आप उस पैसे का करेंगे क्या जो आप खर्चा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जापान क्या कह रहा है, भाई जापान इंटरेस्टेड है कि कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को। चाइना के पास चाइना का जो मिसाइल आर्सेनल है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब चाइना के नेवल असेट्स की बात करें, सबमरीन्स की बात करें, चाइना का टारगेट है कि 2025 तक उसके पास 400 से ज़्यादा सबमरीन्स हो, ठीक है, जो कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस में काम आ सकते हैं। सो दिस बिकम्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, फॉर कंट्रीज लाइक जापान, ठीक है। तो चाइना का जो फुटप्रिंट है, नेवल फुटप्रिंट है या मिलिट्री फुटप्रिंट है, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जापान के पास इस तरह की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, ठीक है। और काफ़ी जापान के जो, अगर हम स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स कम्युनिटी की बात करें, जापान में लोगों का ये भी कहना है कि हमारे पास ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटीज नहीं है जो कि इंटरसेप्ट कर सकती है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को कमिंग फ्रॉम चाइना। नाउ डिफेंस पार्टनरशिप्स इन द इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, राइट, अब देखिए, अब जापान बार बार इस बात पे एम्फसाइज कर रहा है कि जो सेंट्रलिटी है ऑफ द अलायंस विद द यूएस इन डीलिंग विद चाइना, यानी कि जापान ये कह रहा था लुक, हम यूएस के साथ जो एंगेज कर रहे हैं, जो यूएस के न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला का जो हमने पार्ट बने हुए हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है चाइना को कंटेन करना, ठीक है। जापान इज ऑल्सो लुकिंग टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स। तो चलो हम क्वाड की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे लाइक माइंडेड कंट्रीज आ गई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए आ गए, चारों देश आ गए। हालांकि क्वाड एक डिफेंस ब्लॉक नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट की बात करते हैं बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, या अगर हम बात करें सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स की बिटवीन जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ना ऑफ कोर्स सप्लाई चेन इनिशिएटिव इज नॉट
एग्जैक्टली अ डिफेंस ब्लॉक और व्हाट यू कॉल्स, ऐसे कोई मतलब डिफेंस की वहाँ पे बात नहीं करी गई है, सप्लाई चेन फैसिलिटीज़ को स्केल अप करने की बात करी गई है। लेकिन जापान इज लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे वो अपनी कैपेसिटीज को स्ट्रेंथन कर सकता है बाय अलाइनिंग विद लाइक माइंडेड कंट्रीज, स्पेशली डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड जापान इज ऑल्सो बूस्टिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद फ्रांस एंड यूके एज वेल। अब आज के टाइम पे जापान इस बात को लेके अपॉलोजेटिक नहीं है कि भाई मैं पैसिफिस्ट नहीं रहा हूं, मैं थोड़ा प्रैग्मेटिक हो गया हूं, रियलिस्ट हो गया हूं। ठीक है, अब एक तरह का गिल्ट जो है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें अगेन, मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी आपको बात कही थी कि नेहरू जी का जो सपना था एशियन सॉलिडारिटी का, आफ्रो एशियन सॉलिडारिटी की बात करें या नॉन अलाइनमेंट की बात करें कि भी हम अभी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग देश है, अभी हमारा फोकस होना चाहिए पॉवर्टी एलिवेशन पे, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अभी हमारा फोकस नहीं होना चाहिए कि कोल्ड वॉर में हम यूएसए के साथ जाएं कि यूएसएसआर के साथ जाएं। और जापान का भी फोकस ऐसा ही हो चुका था कि हमने कुछ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, अपनी इकॉनमी को थोड़ा बूस्ट करना है, जॉब्स क्रिएट करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलैरिटी आ जाती है। आज दोनों ही इस बात को लेकर अपॉलोजेटिक नहीं है। कहीं ना कहीं जो रियलिज्म है वो दोनों देशों में, इंडिया में भी और जापान की फॉरेन पॉलिसी में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आर्टिकल था। अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे फंडिंग पब्लिक एजुकेशन की। आज का लास्ट एडिटोरियल रहेगा ना। अभी ये आर्टिकल का कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, शुरुआत में यहाँ पे क्या बात करी गई थी, रिसेंटली हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक लोकसभा डिबेट में ये कहा था कि देखिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिर्फ सरकार ने ही फंड करना है। उनका ये कहना था कि दैट गवर्नमेंट शुडंट बी द सोल फंड प्रोवाइडर फॉर बूस्टिंग अप और एक्सेलरेटिंग द एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है, अग्रीड। लेकिन अब एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि वाइडली कंज्यूम करी जाती है। अब जहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर भी अपॉलोजेटिक फील नहीं करेगा कि भाई हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट है ना। अब देखिए कितने सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, है ना, उनकी अगर महीने भर की फीस की बात करें, अगर किसी स्कूल की महीने की फीस 15,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हमारे देश में रहते हैं जिनकी सैलरी भी 15-20,000 प्रति मंथ नहीं होती है। तो वो कैसे अपनी एजुकेशन को फंड करेंगे, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हम न्यू इंडिया की बात करते हैं ना, हम बात करते हैं कि न्यू इंडिया कि भाई आने वाले टाइम में जो कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस से डील करने के लिए हमको अपने बच्चों को काफ़ी नर्चर करना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, है ना। तो अब ये कहाँ से होगा। तो अब ये बात कहना कि सरकार शुड नॉट बी द सोल फंड प्रोवाइडर फॉर एजुकेशन, ये बात सही नहीं है। इनके कमेंट के कुछ ही दिन बाद अमित शाह जी ने कहा था, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई जो पब्लिक एजुकेशन मॉडल इंडिया का है वो भाई बहुत एक वाइब्रेंट मॉडल है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, बहुत एक ऐसा मॉडल है जो कि जिसको दाद देनी पड़ेगी। बट अगेन अब यहाँ पे अगर वो पब्लिक एजुकेशन मॉडल है तो मींस पब्लिक एजुकेशन मींस व्हाट, कि सरकार के द्वारा वहाँ पे खर्चा किया जाता है। कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि भी अगर एजुकेशन स्पेंडिंग की बात करें तो दैट शुड बूस्ट अप टू बाय अराउंड अबाउट 6% ऑफ द जीडीपी। हम हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो खर्चा उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हेल्थ के लिए 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी का खर्चा अगर हम हेल्थ सेक्टर को दे सके, एजुकेशन के लिए 6% ऑफ जीडीपी दे सके। ये बात कब से चलते आ रही है, ये बात 1968 से चलते आ रही है, 50 साल से ज्यादा इस बात को हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर हम 2020 की अगर हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो बहुत खुशी की बात है कि यहां पे सरकार ने इंटरेस्ट दिखाया है। देखिए कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा, दैट शुड रीच 6% ऑफ द जीडीपी एट द अर्लीस्ट। ठीक है, अभी तक हम ये टारगेट नहीं अचीव कर पाए हैं, तो ये बात को समझना जरूरी है कि अगर हमको एजुकेशन इन इंडिया को थोड़ा स्ट्रेंथन करना है, बूस्ट करना है, तो वो पब्लिक फंडिंग के द्वारा ही हो पाएगा। पब्लिक फंडिंग बहुत जरूरी है because education is consumed by masses. It should never be consumed only by specific people कि जो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने न्यू इंडिया की जहां पे बात करनी, डेमोग्राफिक डिविडेंड को टैप करने की बात करनी, तो एजुकेशन का जो स्प्रेड है, आउटरीच है, वो बहुत वाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम अगर बात करें विजन, अगर हम एजुकेशन पॉलिसी 2020 की विजन की बात करें, क्या विजन है कि भाई हाई क्वालिटी और इक्विटेबल और एक्सेसिबल अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, हर एक को एजुकेशन मिल सके, कोई भी पीछे ना रहे। और वन जो कि न्यू इंडिया की बात आ रही है, वन विच इज ट्रूली नीडेड फॉर द इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। ठीक है, तो अब अगेन इसके लिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको उठानी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को कि सरकारी सेक्टर को। डेफिनेटली सरकारी सेक्टर को ही उठानी पड़ेगी। वी नीड गुड public funded schools, we need good public funded colleges and universities, because not everybody can afford private colleges, private universities, and to be very honest you can very well see, आप ये भी देख सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में इतना अच्छा नहीं है। सरकारी कॉलेज में, सरकारी स्कूल्स में, चलो अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, कितना कंपटीशन रहता है,
बट दैट ऑल्सो डजंट मीन कि सिर्फ 5-6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस टॉप के हों इंडिया में और बाकी कंपटीशन लगा रहा है कि बाकी बच्चों को मेडिकल एजुकेशन में एडमिशन मिल ही नहीं रहा है। वी नीड मोर गवर्नमेंट कॉलेजेस, वी नीड मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। प्राइवेट एजुकेशन ठीक है, वो हो अपनी साथ के साथ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। नाउ अगर हम कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करें, नाउ यहाँ पे विजन है 6% ऑफ जीडीपी तक खर्चा करना है एजुकेशन में, लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शंस की बात आती है, जो खर्चा है एक्चुअल में हायर एजुकेशन के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा टुगेदर, वो कितना कम हो गया है। अब अगर हम बात करें 0.86% ऑफ जीडीपी इन 2010-11 टू नाउ अराउंड अबाउट 0.52%, तो ये 6% तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अगर हम सेंटर के एक्सपेंडिचर की बात करें हायर एजुकेशन, दैट हैज ड्रॉप फ्रॉम 0.33%, नॉट इवन 1%, बट 0.33% ऑफ जीडीपी इन 2010-11 टू नाउ 0.16% इन 2019-20। ये बजट एस्टिमेट्स बताते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कोठारी कमीशन की, जिसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात कितने टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, 1968 से पहले से सुनते आ रहे हैं कि हायर एजुकेशन को एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी तो आप इतना फंड्स आप उसको करिए, इतना तो फंड करना चाहिए। ठीक है, इतना तो हायर एजुकेशन को मिलना चाहिए एज अ प्रोपोर्शनेट ऑफ जीडीपी। तो इतने सालों से हम बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए हैं? तो दैट इज वेरी कन्वीनियंट टू से कि सरकार शुड नॉट बी द ओनली सेक्टर विच शुड बी इन्वॉल्व इन फंडिंग एजुकेशन। तो ये बात कहनी बहुत कन्वीनियंट है। ठीक है, अब देखिए, हायर एजुकेशन जो है हमारे देश में ऑलरेडी बहुत हाईली प्राइवेटाइज्ड है। अब बहुत सारे जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे, अब डोनेशंस के बेसिस पे, इस तरह के फीस के बेसिस पे वो रन कर रहे हैं। ठीक है, आपको कितने लाखों में फीस देनी पड़ती है, करोड़ों में फीस देनी पड़ती है अगर आपको मेडिकल सीट किसी प्राइवेट कॉलेज में चाहिए। ठीक है, वो अब किसके शय पे चल रहे हैं? जो पेरेंट्स हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी सारी सीट। ठीक है, तो अब बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हम सरकारी जो फंडिंग है यहाँ पे इसको प्रायोरिटाइज करें, इसको निगलेक्ट ना करें। नाउ लेट अस मेक दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर कि ये जो आइडिया है कि जो हायर एजुकेशन है कुड बी फंडेड फुली बाय द स्टूडेंट्स और देयर पेरेंट्स, ये एक बहुत मिसप्लेस्ड आइडिया है। इंडियन कंटेक्स्ट में आइडिया काम नहीं करने वाला कि जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं या जो हमारे बच्चे हैं वो इतनी सारी फीस डिपॉजिट करेंगे तो ही जाके एजुकेशन सेक्टर स्ट्रेंथन हो पाएगा। ये आइडिया बहुत मिसप्लेस्ड है। ये हमारे सिनेरियो में, इंडियन कंटेक्स्ट के सिनेरियो में नहीं काम करने वाला। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड, अब एनईपी 2020 क्या विजन देखता है कि जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में दैट शुड डबल बाय 2035। ठीक है, लेकिन कंसिडरिंग दैट अगर हम सोशो इकोनॉमिक एलीट्स की बात करें, जो वेल ऑफ फैमिलीज में से जो लोग आते हैं, जो अगर हम पेरेंट्स बात करें जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना, वहां पे तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 100% है। लेकिन जो सही में जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यंगस्टर्स हैं, वो कहाँ पे हैं? वो हमारे उन स्टेट्स में हैं जहाँ पे ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं हुई है। अगर हम बात करें बिहार की, मध्य प्रदेश की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, यहाँ पे बहुत सारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जो फ्यूचर है, फ्यूचर ग्रोथ है हमारी कंट्री का, अगर हमने $10 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, हमने यहाँ पे 15% जीडीपी ग्रोथ देखनी है, तो जब तक वो बच्चे जो वहाँ पे रहते हैं, ट्राइबल बच्चे जहाँ पे रहते हैं, जब तक उनकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी, जब तक वो हायर एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी नहीं पा पाएंगे, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तब तक फिर ये कहना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक विजन रखती है कि भाई न्यू इंडिया का, तो वो बात फिर पूरी नहीं होने वाली है। द फ्यूचर ग्रोथ इन हायर एजुकेशन हैज टू कम फ्रॉम सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात यहां पे करें। अब हम यहां पे राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सिडाइज हम खाना प्रोवाइड करें लगभग 63% ऑफ द पॉपुलेशन को। ठीक है, अब कोई भी देश नहीं चाहेगा कि भी उसके जो जो सिटीजन हैं, जो अब हालांकि ये भी बहुत डिबेटेबल है, बिकॉज इसको लेके भी बहुत बार बात आती है कि इतना ज़्यादा हम सब्सिडाइज क्यों कर रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के चलते इतने सारे लोगों को हम खाना फ्री में क्यों बांट रहे हैं, क्या वाकई में इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं? ठीक है, अब कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके लोग भूखे मरे, और कोई भी देश ये भी नहीं चाहेगा कि उसके इतने सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेजेस में पढ़ते हो, कि उनको एजुकेशन एक्सेस ना हो सके। ठीक है, हायर एजुकेशन इन इंडिया मे हैव हैड इट्स फेलिंग, लेकिन आज हम देखिए, आज हम जहां तक पहुंचे हैं, ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन इकॉनमी है। ठीक है, तो आज हम इतने स्केल तक पहुंच चुके हैं, आज हम मार्स पे पहुंच चुके हैं, मून पे पहुंच चुके हैं, इतनी हमने तरक्की साइंस में देखी है ना, इतनी हमने चीज़ें डेवलपमेंट्स यहाँ पे अपने आसपास देखी हैं। तो ये कहना कि एजुकेशन ने कोई रोल नहीं प्ले किया, वो गलत होगा। तो इस करके जहां तक हम आज पहुंचे, से आगे ही जाना है, तो पब्लिक जो फंडिंग है एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियलिज्म डिप्लोमेसी? एन्यूमरेट द चैलेंजेस बोथ इंडिया एंड जापान विल फेस इन इंक्रीजिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज इन द इंडो पैसिफिक। तो 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं, आपने इसको 250 शब्दों में आंसर करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की चर्चा। बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको बस ये अनाउंस करना चाहता हूं कि हमारा बैच 5 भी लॉन्च हो चुका है।
ठीक है। सो दोस्तों, चाहे आप जीएस का कोर्स लेना चाहते हैं, सीसैट का कोर्स लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, पीएसआईआर, एसए, आप इस बैच से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस कल ओपन हो चुकी हैं और क्लासेस जो है 19 सितंबर से शुरू होने वाली है। ठीक है, ये हमारे प्री रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे रहेंगे। और दोस्तों, साथ के साथ अगर आपको कोचिंग नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप घर बैठ के तैयारी अपनी कर सकते हैं, लेकिन आप मेंटरशिप की तलाश में हैं, ठीक है, लेट्स से खास करके वो बच्चे जो थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट अपना दे चुके हैं, लेकिन उनको एक गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप की जरूरत है, तो दोस्तों आप हमारे ये वाले कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, प्रीलिम्स 2023 मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में भी इसके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं अलॉन्ग विद द प्रीलिम्स मेंटरशिप, यानी कि यू डोंट वांट टू सी द प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, you think you have covered your syllabus very well enough but you want to practice more question, you need mentorship, तो दोस्तों आप ये प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अगेन इस नंबर पे आप कॉल करिए 1800890343, आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपसे इजाजत लेता हूं, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।